तो पिछली क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर खत्म किया था, उसका थ्योरी खत्म की थी क्या कुछ होता है पोटेंशियोमीटर। अब उसके मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं और ये दो क्वेश्चन उठाए हैं, दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। देखो एनसीईआरटी बहुत ज़बरदस्त किताब है अगर आप उससे सीखना चाहते हो तो। अगर आपको सिंपल बोर्ड की बात करनी है फिर उसे क्वेश्चन बहुत सीधे लगते हैं क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो फॉर्मूला तो यूज़ होना ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, लेकिन वो आपको सिखा बहुत कुछ सकते हैं अगर आप वाकई उनसे सीखना चाहते हो तो। क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर आने के बाद खत्म नहीं होता, वो वहाँ से शुरू होता है कि आप उससे इंटरप्रेट क्या कर पाए, क्या कुछ आपने उससे कॉन्सेप्ट डेवलप किया, क्या उससे कॉन्सेप्ट आपने सीखा, क्या नई बात आपको उससे पता चली। जब तक आप उसमें से ये नहीं निचोड़ोगे आप कंपटीशन के लिए तैयार नहीं हो सकते। फिर वो तुक्का रह जाएगा, अगर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया तो सोल्व हो जाएगा, अगर नहीं आया तो सोल्व नहीं हो पाता। ठीक, अगर आपको सीखना है तो फिर उसके लिए पूरा उसको निचोड़ना पड़ता है। तो इसी के लिए दो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके लेवल का क्वेश्चन तो आप ही कंपटीशन की बुक में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए सिंपल सॉल्यूशन की तो वो बहुत सीधा है, भी करके भी दिखाऊंगा आपको। सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन उसकी जो थ्योरी लिखी हुई है क्वेश्चन में खुद में अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको बहुत बढ़िया मजा आएगा। तो क्वेश्चन जो पहला मैंने उठाया वो है आपकी बुक का 3.22 क्वेश्चन, यानी पोटेंशियोमीटर का पहला क्वेश्चन। देखो 3 एप्लीकेशन इसकी मेन होती हैं और उसमें हर एप्लीकेशन पे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। तो ये पहला क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का जो है वो 3.22 नंबर वाला क्वेश्चन है एडिशनल का, तो वो मैंने उठाया है। क्वेश्चन समझते पहले क्या था। देखो इसी क्वेश्चन की सबसे बड़ी कहानी ये थी कि इसमें 6-7 लाइन लिखी हुई हैं, 6 to 7 लाइन्स लिखी हुई है क्वेश्चन में, और वही चीज़ बच्चे को घबराहट पैदा करती है कि भाई इसमें तो पता नहीं क्या बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लगता है, और मैक्सिमम बच्चे छोड़ जाते हैं। रीज़न क्या होता है? क्योंकि हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है, हमारी इतनी कंसंट्रेशन नहीं है कि हम 6 लाइनों को एक साथ पढ़ सकें और समझ सकें। हम इतना देर एक जगह पे अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते, इसीलिए हमको क्वेश्चन मुश्किल लगता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स में तो हम उसको छोड़ देते हैं, और ज़्यादातर केसेस में, बचे हुए केसेस में हम उसे सिंपल ट्राई करते हैं, बहुत सारा टाइम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, निकलता कुछ नहीं, क्योंकि हम एक बारी में 1 या 2 लाइनें ही समझ पा रहे होते हैं, उससे ज़्यादा हमको कभी समझ में नहीं आता कि वो लिखा क्या हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है वो। और इसी पैटर्न पे हमारे कंपटीशन जो बोर्ड के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बोर्ड क्वेश्चन में भी होती कहानी सिंपल है, सिंपल डेरिवेशन कोई आपसे वो 6 लाइनों का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा उन्होंने पूछा क्या था, क्योंकि उनके ऊपर देखो लिमिटेशन है, वो एनसीईआरटी के बाहर तो पूछ नहीं सकते, पूछना एनसीईआरटी में से ही है। तो बस उनका सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है, और उसी से लगता है इसे पेपर बहुत मुश्किल आया है, बहुत टफ पेपर लगता है। आप इसे 3 सालों का पेपर उठा के देख लेना, हर बार यही फीडबैक है बच्चों का कि पेपर बहुत टफ था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। कॉन्सेप्ट वही चीज़ थे, सिंपल क्वेश्चन को पूछने के तरीके बदले गए थे। तो उसको पढ़ते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ लेना क्वेश्चन को साथ साथ क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्या कुछ क्वेश्चन में था। तो इसमें क्या था कि एक 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल था, डायग्राम बना हुआ था उसमें 2 वोल्ट का ड्राइवर सेल था, उसके साथ में 0.4 ओम लिखा हुआ था, मतलब ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके साथ एक वायर अटैच थी AB, और ये वाली वायर जो है हमारी ये पोटेंशियोमीटर वाली वायर है। कोई, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोई फिक्स लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई 4 मीटर 12 मीटर कोई फिक्स नहीं होता। तो इन्होंने ऐसी कोई सिंपल AB कोई लेंथ ले रखी है, किसी भी लेंथ की लेंथ नहीं बता रखी उसमें कितनी है। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड सेल बोला उसने, स्टैंडर्ड सेल मतलब जो अलग सेल है, जो ड्राइवर सेल से अलग है, वो ये था। तो एक स्टैंडर्ड सेल था, उसका EMF मापने के लिए क्वेश्चन हुआ है, और उसने कहा कि उस स्टैंडर्ड सेल जिसकी वैल्यू 1.02 वोल्ट थी, 1.02 वोल्ट थी, उससे इसकी बैलेंसिंग मापी गई तो 67.3 सेंटीमीटर आई, और उसके बीच में उसने 2 लाइन की कहानी लिखी हुई है जो इसे बहुत ज़बरदस्त बनाती है। वो कहानी ये थी कि ऐसा करने के लिए, बैलेंसिंग लेंथ को अटेन करने के लिए उन्होंने 600 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की, जिसे तब शॉर्ट कर दिया गया जब हम बैलेंसिंग पॉइंट के पास पहुंचे। देखो इसी 2 लाइनों में इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा जो सीख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। कभी ना कभी इस पर क्वेश्चन आ जाएगा और सब बात उलझ जाएगी। तो ये क्या था, एक 600 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है बैलेंसिंग लेंथ अटेन करने के लिए, इसे शॉर्ट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, यानी स्विच को चालू कर दिया गया तब जैसे ही हम बैलेंसिंग पॉइंट के करीब पहुंचते हैं। तो वैसे अगर बैलेंसिंग लेंथ निकाली गई तो आंसर आया 67.3 सेंटीमीटर। इस लाइन को और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सारा खेल ही इस लाइन का है इस क्वेश्चन में। तो और एक उसके बाद क्या किया, फिर एक और इसको हटा दिया, एक और अननोन सेल इस्तेमाल किया गया, और अननोन सेल का EMF था E। उससे पहले वाले तरीके से जैसा पहले किया था वही 600 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की गई, शॉर्ट कर दिया गया, बैलेंसिंग पॉइंट निकाला गया। तो बैलेंसिंग पॉइंट आया 82.3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि क्या है हमारी EMF की वैल्यू, जो अननोन EMF की वैल्यू था। देखो अगर आप फिर से उसी तरीके से उस बच्चे के नज़रिए से आप चलते हो, इसको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आप बोलेंगे क्या
बच्चे ऐसा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? E1 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, E2 पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ आंसर पे फोकस करते हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सिंपल रेशियो लो, E1/E2 इज इक्वल टू 67.3/82.3, काटा, आपने क्रॉस किया, मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, 1.25 वोल्ट आंसर। तो आपके हिसाब से न्यूमेरिकल तो हो गया खत्म, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ तो थ्योरी बची है। जिसके बाकी के पार्ट है वो सारे थ्योरी वाले पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट एक ही था। तो सब बच्चे रहता है न्यूमेरिकल सोल्व हो गया, बस कहानी खत्म, चलते हैं बस। अगर ऐसे आपने आगे बढ़ गए तो इसका जो मेन चीज़ थी इसमें वो मिस कर दिया, और फिर ये बाद में बच्चा कहता रहता है कि पता नहीं कहाँ से बाहर से आ गया। अभी बाहर से कुछ नहीं आता है, हर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो भी बाकी किताबें हैं सिर्फ हेल्प बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी को सोल्व करने में हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी के मुकाबले की तो एक भी किताब नहीं है बाहर। तो भी करते हैं, देखना इसमें क्या था। तो सेकंड क्वेश्चन वो ही आ गया फिर कि इसका पर्पज़ क्या था 600 किलो ओम का। देखो यही वजह है कि बच्चे के बोर्ड में मार्क्स आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो उसका फॉर्मूला तो एक बच्चे को रटा ही होता है। तो अगर कुछ भी ना समझ में आता तो आखिरी बच्चा क्या करता है, वो फॉर्मूला लगा देता है, काट पीट के कुछ भी लिखाता है, तो 3 में से 2 नंबर बोर्ड वाले दे देते हैं। बच्चे के नंबर आया तो उसको लगता है शायद भाई बहुत इंटेलिजेंट है वो, और बोर्ड कॉम्पिटिशन फिर नंबर नहीं आते हैं। तो समझो क्या था, सेकेंड पार्ट जो था उसने फिर वही पार्ट पूछ लिया कि पर्पज़ क्या है 600 किलो ओम का। ये 600 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस यूज़ करी ये क्या था, और वो जो 2 लाइनें थी उस पर आता हूँ, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो अब कह तो दिया गया कि बैलेंसिंग हटाना, जो अभी जो बात बोल लूँगा बड़े ध्यान समझना, आपको उसमें प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़, ध्यान से सुनना आपकी, और कहीं शायद आपको ये बात समझ में ना आए। देखो क्या था कि पर्पज़ क्या है 600 किलो ओम का। जब हम प्रैक्टिकली बैलेंसिंग लेंथ निकालने जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। अब कह तो दिया गया बैलेंसिंग लेंथ ये आई है, लेकिन निकालोगे कैसे? बैलेंसिंग लेंथ कोई सामने दिखती तो है नहीं कि यहाँ पे मिलेगी कहीं पे, तो हमें ढूंढनी पड़ती है वायर में। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक जॉकी होता है जिसको मार्कर जैसा है, इस तरह का होता है, उसके पीछे तार अटैच होती है, मतलब ये वाली वायर जा करके इसके आगे जॉकी के साथ जुड़ जाती है। जॉकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ टच कर दोगे तार को वहाँ पर वो कनेक्शन बना देता है। ठीक, तो उसके हिसाब से मतलब जॉकी का मतलब है सिंपल कनेक्शन देना है, या यूँ समझ लो वो तार को जोड़ने का कोई तरीका होता होगा, वो जॉकी है इसमें। तो वो जॉकी था, उसको हम इस तार के ऊपर स्लाइड करवाते हैं और बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढते रहते हैं। ठीक, तो बैलेंसिंग पॉइंट में परेशानी क्या आती है उसको समझते हैं। तो ये वाला सेल जो है इसका जब इस पर बैलेंसिंग पॉइंट पे टच नहीं होगा, देखो बैलेंसिंग लेंथ में तो क्या काम करेगा, इसका सिर्फ ईएमएफ काम करेगा। जब आप बैलेंसिंग लेंथ पे नहीं हुए तो आप कहाँ होंगे, उसके कुछ अलग पॉइंट पे होंगे, और जब आप किसी अलग पॉइंट पे होंगे तो बैलेंस तो अचीव नहीं हुआ, इसीलिए ये वाले सर्किट में से करंट चलेगा। इसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए हम कि 600 किलो ओम था, इसको थोड़ी देर के अगर हम हटा दें और यूँ मान लें कि तार सीधी थी, गैल्वेनोमीटर जुड़ा था, बस सेल के साथ हमने डायरेक्ट अगर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया रहता तो क्या होता। तो जब आप उसे बैलेंसिंग के अलावा कहीं और, बैलेंस पॉइंट के अलावा कहीं और टच करोगे तो उस दौरान इस ईएमएफ में से करंट निकलेगा, उस सेल में से करंट निकलेगा, और सेल में से जब करंट निकलेगा तो फिर जो चीज़ हमको अपीयर होती है, जो नज़र आती है, वो उसका ईएमएफ नहीं होता, वो उसका वोल्टेज होता है। ठीक, वो सब क्या होता है, वोल्टेज। तो मान लो आपने इसको यहाँ कहीं टच किया, जो चीज़ नज़र आ रही है वो इसका वोल्टेज है। और अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर वो सेल हमारा 1 वोल्ट का है तो उसका ये तो ईएमएफ हुआ, जब उसमें से करंट ड्रॉ करोगे तो वो 1 वोल्ट का तो बिहेव नहीं करेगा, वो तो कम का बिहेव करेगा। तो ये सपोज बिहेव कर रहा है 6 वोल्ट का, 0.6 वोल्ट का, ये बिहेव कर रहा है 0.6 वोल्ट का। कब? जब आपने इसको बैलेंसिंग से पहले किसी पॉइंट पे टच किया, क्योंकि आपको पता कहाँ पे है, पता नहीं है बैलेंस पॉइंट कहाँ पे, हम तो रैंडमली टच करते हैं। तो रैंडमली कहीं पे आपने उसको टच किया तो उस वक्त इस सेल में से करंट निकला, और करंट की वजह से, निकलने की वजह से जो चीज़ उसकी अपीयर हुई, नज़र आई या मैनिफेस्ट हुई, वो वोल्टेज थी, वो 0.6 वोल्ट था। तो आपको लगेगा कि बैलेंस तो हमको 0.6 वोल्ट के आसपास की चीज़ होगी फिर तो, क्योंकि देखो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ही तो बैलेंस होता है। तो इसका जो वोल्टेज है वो तो अभी 0.6 की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको लगेगा कि जैसे हम बैलेंस पॉइंट के करीब हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, बैलेंस पॉइंट के आपको लगेगा जैसे हम करीब हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खुद 1 वोल्ट का सेल है ये बिहेव तो एज ए 0.6 वोल्ट कर रहा है। तो आपने उस स्लाइडर को यानी उस जॉकी को थोड़ा आगे खिसकाया, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे गैल्वेनोमीटर करंट 0 शो करने की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बैलेंस पॉइंट अचीव होने को है। लेकिन जैसे ही सपोज बैलेंस पॉइंट अचीव हुआ, जैसे ही बैलेंस पॉइंट अचीव हुआ, बैलेंस पॉइंट अचीव होते ही गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया 0,
और गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होते ही इसका करंट हो गया जीरो और इसका करंट जीरो होते ही अब ये 0.6 नहीं फिर से 1 वोल्ट बिहेव करेगा, क्योंकि अब तो करंट जीरो हो गया है। अब क्या शो करेगा ये अपना ईएमएफ, और ये कितना शो करेगा 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट होते ही एकदम से क्या हो जाएगा वो अनबैलेंस, क्योंकि करंट तो फिर आ जाएगा। ऊपर तो आपने 0.6 वोल्ट बैलेंस कर दिया था, नीचे अब 1 वोल्ट बिहेव करने लग गया, तो फिर से क्या आ जाएगा करंट। तो ये ऐसा खेल खेलता रहेगा हमारे साथ। हम चलेंगे, हमें लगेगा कि बैलेंस पॉइंट आया, बैलेंस पॉइंट पे आते ही एकदम फिर से सुई जंप कर जाएगी, नीडल जंप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब उसका अपना ईएमएफ शो करता है। आप स्लाइडिंग बैलेंस पॉइंट कहीं और टच करते हो, वो वोल्टेज शो करता है, जैसे ही बैलेंस के तक पहुंचते हैं फिर वो ईएमएफ शो करता है। तो आपको कभी भी एक्चुअल वैल्यू मिल नहीं पाएगी और आप चलते रहोगे और नीडल उसके लगातार वाइब्रेट करती रहेगी और आप बैलेंस पॉइंट के ऊपर से जंप कर जाओगे। आप आगे जाओगे, ये कुछ और बिहेव करेगा, बैलेंस पॉइंट अचीव होगा, करंट जीरो होगा, फिर ईएमएफ शो करेगा और आप फिर से क्या होगा, नीडल जंप कर जाएगी। आप पूरी तार पे स्लाइडर को चलाते रहना, आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ये इसमें भयंकर दिक्कत हो जाती है, बैलेंस पॉइंट मिलता ही नहीं, नीडल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती रहती है। आप सोचते हो पता नहीं कहाँ पे बैलेंस पॉइंट है, शायद इस पे है ही नहीं, और घूम फिर करके बैठ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसमें आती है, क्योंकि सेल अपना वोल्टेज शो करता है अगर करंट निकले तो, और ईएमएफ शो करता है अगर करंट ना निकले तो। इसमें दोनों पॉइंट आ जाते हैं। अगर कोई आपको डायरेक्ट बता दे कि बैलेंस पॉइंट जैसे इसमें बता दिया 67.3 सेंटीमीटर पे है, फिर आप जॉकी को डायरेक्ट जा करके उस पर टच करोगे, फिर कहानी आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो देखो ईएमएफ ही शो कर रहा है वो, फिर कोई परेशानी नहीं होती। जब तक वो पता ना चले कि इसका बैलेंस पॉइंट इस पूरी तार में है किस जगह पे, तो वो मुसीबत थी। उस मुसीबत को कम करने के लिए यूज़ हुआ 600 किलो ओम। देखो क्या कहानी बनी इसकी ने। ये अब हमको पता है कि 1 वोल्ट 0.6 वोल्ट बिहेव कर रहा है, क्यों? करंट निकल गया। और हमको पता है कि अपनी एक्चुअल वैल्यू से वो उतना ही ज़्यादा दूर बिहेव करेगा जितना ज़्यादा करंट उसमें से ड्रॉ होगा, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन में बताया था आपको कि जो उसका ईएमएफ होता है वो तो उसकी एक्चुअल मेमोरी होती है, और जो वोल्टेज होता है वो मेमोरी तब अपीयर होती है जब आप उसको ऑन कर लेते हो, क्योंकि ऑन करने में खुद वो कुछ मेमोरी यूज़ करता है। तो आपको लगेगा कि 14 MB का अगर आप 16 MB का अगर आपने 16 GB का अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है तो उसकी जो आपको मेमोरी नज़र आएगी वो 14 के आसपास होगी, क्योंकि 2 GB तो खुद को चलाने में यूज़ कर रहा है। ऐसे ही अगर आपने 5-6 ऐप खोल दिए एक साथ तो और कम शो करेगा। तो जितना वो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करने शुरू कर देते हो। तो अगर इसने ज़्यादा करंट आपने निकाला तो वो और ज़्यादा कम वोल्टेज शो करेगा और निडल में वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा आएंगी। तो इसीलिए क्या किया गया, हमने एक तरीका ढूंढा कि क्यों ना इसमें से करंट निकालना मजबूरी है। करंट तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हमको थोड़ी पता है बैलेंस पॉइंट कहाँ है। शुरू में तो रैंडमली टच करना पड़ेगा, रैंडमली टच होगा तो वो उस पॉइंट से अलग ही टच होगा, अगर अलग टच होगा करंट तो निकलना ही है, वो तो मजबूरी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो करंट कम से कम निकले। तो वो करंट कम से कम निकले इसमें से तब जब ये बैलेंस पॉइंट पे नहीं था, तो हमने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस 600 किलो ओम इसके रास्ते में लगा दी, क्योंकि हमको पता है सेल से करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस कैपिटल R। ये R क्या होती है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल R क्या होता है उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में यूज़ होती है। तो हमने इसको इंक्रीज कर दिया ताकि करंट क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। और करंट डिक्रीज हो गया तो फिर ये जो 1 वोल्ट का सेल 0.6 वोल्ट बिहेव कर रहा था, फिर ये इतना कम बिहेव नहीं करेगा, ये 0.9 वोल्ट 0.99 वोल्ट के आसपास बिहेव करेगा, यानी बहुत कम उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आएगी। और ऐसा करने पर जो निडल में जंप आएगा वो बहुत कम आएगा, वो वाइब्रेट कम करेगी। जितना ज़्यादा करने चाहिए वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी। ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे ना ऐसे अपने मोमेंटम की वजह से वो ओवरशूट कर जाती है और ऐसे चलती रहती है। आप उस पॉइंट को जंप कर जाते हो, जब बैलेंस पॉइंट था आपको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को बहुत कम कर दिया ताकि जो नल पॉइंट पहली बार ही हमको मिले वो 0.99 वोल्ट के आसपास जा करके मिले, यानी हमको शुरू में ही अंदाज़ा हो जाए कि वो इसके आसपास आ रहा है। अब देखो अभी क्या पता बैलेंस पॉइंट कहाँ है, क्या पता वो यहाँ हो, और आप स्लाइडर चलाना शुरू करो इधर से, तो ये तो बहुत दूर हो गए ना। आप कम से कम अंदाज़ा तो हो जाए कि भाई इस रीजन में बस ढूंढना है। एक तो कोई आपसे कह दे कि भाई पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ढूंढो कि भाई एक शॉप का नाम पता बता दे वो कहाँ पे है, तो आप उस पूरे शॉप को पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ढूंढते, फिर आपको ये भी नहीं पता कौन से ब्लॉक की बात हो रही है, कौन सी जगह की बात हो रही है। एक कोई आपको सिंपल कह दे कि भाई इसमें ये फलानी लोकेशन है, एक छोटी मार्केट का नाम दे दे, उस मार्केट में ढूंढो, या उसके आसपास भी आप और छोटी अगर लोकेशन बता दे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर 10-5 दुकानों में से ढूंढनी हो कोई शॉप को तो ज़्यादा ईजी है।
अगर भले ही पूरे शहर में से ढूंढना हो, तो वही पर्पस इसका 600 किलो ओम सोल्व कर रहा है कि पूरी तार की बजाय हम एक छोटे रीजन में फिर कॉन्सेंट्रेट कर गए कि भाई बैलेंस पॉइंट इसके आसपास ही आएगा, इससे दूर नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको पता चला कि बैलेंस पॉइंट इस रीजन में है, इसके आसपास है, हमें इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि जितना दूर आप टच करते हो उतना ज़्यादा अनबैलेंसिंग होती है इसके वोल्टेज में और इसके वोल्टेज में, और उतना ही ज़्यादा फिर करंट ड्रॉ होता है जितना दूर आप बैलेंस पॉइंट से टच करते हो। तो ऐसा करने से अब हम बैलेंस पॉइंट के नज़दीक आ गए, तो उस वजह से फिर जो ईएमएफ एक्चुअल बिहेव हो रहा है वही कम हो गया, वोल्टेज ही घट गया ऊपर, तो फिर करंट कम हो जाता है दूसरे पर्पज़ से कि वोल्टेज ही अब कम है। देखो वोल्टेज कौन सा काम कर रहा है करंट को चलाने में, इसका और इसका डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही तो करंट चलाएगा ना। तो वो डिफरेंस कम हो जाता है अगर हम नल पॉइंट के करीब होते हैं, तो इस वजह से करंट फिर अपने आप कम हो जाएगा अगर आप नल पॉइंट के नज़दीक हुए तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले तो करंट को हमने डेलिबरेटली कम किया, क्या यूज़ करते हुए, 600 किलो ओम यूज़ करते हुए। लेकिन 600 किलो ओम को लगातार तो हम यूज़ कर नहीं सकते, उससे एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो सेंसिबिलिटी घट जाती है इससे यूज़ करने से उसकी। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, जब जैसे ही हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुँचे हमने शॉर्ट कर दिया इसको यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो इसके हटाने के बाद अब हमने क्या किया, इसको ढूंढा, किससे, इसको हटाने के बाद शॉर्ट करने के बाद फिर इसको वैसे ढूंढा। ये देखो ठीक वैसे ही है, मान लो आप किसी की हेल्प ले रहे हो, कोई जीपीएस यूपीएस फ़ोन वोन पे किसी की हेल्प ले रहे हो, वो आपको पता बता रहा है कि भाई यहाँ से राइट यहाँ से लेफ्ट ऐसे करते करते आप पहुँच गए। लेकिन जब आप उस लोकल मार्केट में पहुँच गए, उन 4-5 दुकानों के बीच में पहुँच गए, उसके बाद तो फिर आप फ़ोन में बात नहीं करोगे ना, फिर तो आप फ़ोन काट के आंखों से देखोगे ना भाई आसपास क्या है, कौन सी दुकान है, बस काम हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले हमने इसकी हेल्प ली, हम उसके आसपास पहुंचे, अब इसको हटा दिया, शॉर्ट कर दिया, इसको जिसकी जरूरत नहीं है अब आंखों से हम वैसे चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे आ रहा है हमारा बैलेंस पॉइंट, बाद में बैलेंस पॉइंट आराम से हमको मिल जाता है। ठीक, तो ये था पर्पस 600 किलो ओम का। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, इसमें कॉन्सेप्ट देखो, सीखने की बात बहुत कुछ थी, और अगर आपको आंसर करके आगे निकलना हो तो निकल जाओ, फिर तो कुछ सिखाएगा नहीं वो हमको। तो ये पॉइंट समझ में आया, पर्पस क्या था कि 600 किलो ओम हमको बैलेंस पॉइंट ढूंढने में पता करता है। अब एक और तरीका भी है, आप पीछे बुक का खोलो आंसर, वहाँ पे लाइन लिखी हुई है, रट लो और काम चल गया, आगे चलो बस। तो सीखा नहीं ना आपने, सीखने के लिए भाई दम लगता है, और दम लगाना पड़ेगा तभी कंपटीशन क्लियर होगा, नहीं तो बोर्ड के रह जाओगे। ये था सेकंड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट है कि क्या 600 किलो ओम से बैलेंस पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन था क्या 600 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो, क्या उसकी हेल्प लेने से बैलेंस पॉइंट में कोई फ़र्क आया। बैलेंस पॉइंट पे कोई फ़र्क नहीं आया, बैलेंस पॉइंट जहाँ था वहीं रहेगा। अब जिस शॉप को आप ढूंढ रहे हो, जिस दुकान को आप ढूंढ रहे हो, वो दुकान थोड़ी बदल जाएगी इसकी आपने हेल्प ली। ठीक है, मान लो मैं यहाँ का लोकल हूँ, आप मुझे मेरी हेल्प लेते हो, तो मेरी हेल्प लेने से दुकान थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, वो जहाँ है वो तो वहीं रहेगी, सिर्फ फाइंड करने में हेल्प हो रही है। तो वैसे ही यहाँ की इसकी है कि आपको उसकी जगह ढूंढने में हेल्प हो जाएगी कि भाई ये कहाँ मिलेगी। उससे बैलेंस लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस लेंथ उतनी ही आती है कि वैसे भी आपने उसको शॉर्ट कर दिया, सर्किट में फाइनली वो जा भी चुका है। वो तभी तक था जब तक बैलेंस पॉइंट मिला नहीं था, मिलने के बाद तो वैसे ही चला गया, उसके बाद तो ये शॉर्ट हो गया ना, सर्किट से भी इतना बिहेव करेगा तो चला गया, हट गया वहाँ से। तो इसलिए बैलेंस लेंथ का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये था हमारा सी पार्ट इसका कि क्या इफेक्ट वो डालता है बैलेंस पॉइंट के ऊपर, तो कुछ इफेक्ट वो नहीं डालता है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पूछा गया इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल ऑन बैलेंस लेंथ। इस इंटरनल रेजिस्टेंस का इस 0.4 ओम का क्या कोई असर है बैलेंस लेंथ पे। अब देखो ये तो है, ये तो आपको बताया था मैंने कि जितना ये कंज्यूम कर लेगा ये, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। कितनी ए बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो इसके यूज़ होने के बाद बच जाएगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो वो यहीं पे ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, इसके हिस्से कम आएगी। और क्योंकि इसको बैलेंस करना है, इसको मान लो ये 1 वोल्ट का सेल है और सपोज़ ये 50, क्योंकि 2 मीटर की तार मैंने मान ली, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस मैं हटा लेता हूँ, बिल्कुल हटा लेता हूँ। तो ये 2 वोल्ट की तार ने, इसने 2 वोल्ट को 2 मीटर पे बांट दिया, हर एक मीटर पे कितना आया, 1 वोल्ट आ गया। और ये सेल लेट करते हैं 1 वोल्ट का था, तो इसको कितना लगेगा, 1 मीटर की तार लगेगी ना पूरा 1 वोल्ट बराबर करने में, तो 1 मीटर की तार लगेगी। अब मान लो उसमें से 1 वोल्ट तो ये खा जाए, है ना, 1 वोल्ट तो ये खा जाए। अगर 1 वोल्ट खा जाए तो सब खत्म हो जाएगा, 0.5 वोल्ट खा जाए सपोज ये।
अगर 0.5 वोल्ट ये खा जाता है तो बचा कितना 1.5 वोल्ट। अब वो 1.5 वोल्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तार पे। अगर 1.5 वोल्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हर एक के हिस्से कितना आएगा 1.5/2, ठीक है, 3/2 यानी 3/4 वोल्ट पर मीटर, यानी 0.75 वोल्ट आ रहा है हर मीटर में, ठीक है, 0.75 वोल्ट आ रहा है हर मीटर में। लेकिन ये थोड़ी बदला है, ये तो उतना ही है, इसके चेंज होने से ये थोड़ी चेंज हो रहा है, ये तो वही है जो आपको मापना है, ये तो अननोन है जो हम उठा करके लाए हैं। तो ये तो 1 वोल्ट है, इसको तो 1 वोल्ट चाहिए। अब 1 मीटर पे तो 0.7 वोल्ट ही अचीव होगा, चाहिए कितना 1 वोल्ट। तो आपको तार 1 मीटर से ज़्यादा लगेगी, बैलेंसिंग लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा पर आएगी। क्लियर पॉइंट, तो चेंज हो गया ना, इसकी वैल्यू में अगर जितना इसने कंज्यूम कर दिया उसके कंज्यूमशन से यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इसीलिए अगर इसकी वैल्यू आप चेंज करते हो तो बैलेंस लेंथ में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा, देखो यहीं पे जैसा कॉन्सेप्ट था इसमें समझाया मैंने आपको कि जैसे जैसे आर की ने कंजम्पशन बढ़ाई अपनी, वैसे वैसे बैलेंस लेंथ आगे शिफ्ट होनी चालू हो गई। तो वही इसका फ़र्क है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ने से बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये था इसका। इसके घटने से बैलेंस लेंथ घट जाती है, बढ़ने से बैलेंस लेंथ बढ़ जाती है। अब ये अगले में यूज़ होगा, इसका 6 के 6 पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो उसके अगले में यूज़ होता है, वो उससे अगले में यूज़ होता है, सब चीज़ ऐसी लिंक होती चली जाती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा 5th पार्ट है कि क्या मेथड ये वर्क करता अगर मैं ड्राइवर सेल को 1 वोल्ट का यूज़ करता। क्या ये मेथड हमारा जो हमने अभी चलाया था ये काम करता अगर ड्राइवर सेल ही हमारा 2 वोल्ट की बजाय 1 वोल्ट का रहा होता। देखो जिसको आप माप रहे हो वो 1 वोल्ट का है, 1.02 वोल्ट का है, और जो मपा निकल के आया, जो हमने अननोन निकाला, वो 1.25 वोल्ट का है, यानी दोनों सेल इससे बड़े हैं। तो इसकी वोल्टेज इस तार की वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए, वही बैलेंस पॉइंट होता है ना। इस तार में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो, और ये जब बराबर होता है तो बैलेंस पॉइंट अचीव होता है। अगर ये बेचारा 1 वोल्ट का है तो इसमें कहाँ से 1.25 वोल्ट बांट देगा, जब खुद ही उसका 1 वोल्ट है तो 1.25 वोल्ट वो कैसे बांटेगा इसमें, या 1.02 वोल्ट कैसे बांटेगा इसमें। तो इसका मतलब इस पूरी तार में तो 1.02 वोल्ट है ही नहीं। जब इसमें पूरी तार में 1.02 वोल्ट है ही नहीं तो बैलेंस कहाँ अचीव होगा, ये तो 1.02 वोल्ट का है, तो इसके बराबरी तो ये तार कभी कर ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या होगा, बैलेंस पॉइंट कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। क्लियर पॉइंट। या जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर ये पैसे वाला है, ये इन गरीबों को बांटता है, ठीक, तो वो उससे पैसे वो उसको ये यूज़ करते हैं। अगर गरीब ही इससे ज़्यादा पैसे वाले हुए फिर क्या बांटेगा उनको, गरीब ही बांट देंगे इसको। तो वही काम हो जाएगा, जो खुद पैसे बांटने वाला वो गरीबों से भी गरीब है, फिर क्या उसको उनको देगा वो। तो इसलिए क्या होगा, ये सेल कंडीशन हो गई कि ड्राइवर सेल इन सेल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा हुआ तो बैलेंस पॉइंट अचीव नहीं होता किसी भी केस में, वो उससे बड़ा होना ही चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये मेथड वर्क नहीं करेगा अगर हमारा ड्राइवर सेल 1 वोल्ट से छोटा हुआ, तो किसी भी हालत में वर्क नहीं करेगा, आप उसमें कोई चेंज ऐसा नहीं कर सकते। 6th पार्ट, फिर देखो उन्होंने एक और बात क्लियर की, क्वेश्चन एक है और उन्होंने 6-7 कॉन्सेप्ट पे बात की। अगर आप हर एक को निचोड़ोगे तो फिर कहानी अलग होगी पोटेंशियोमीटर में। इसके अलावा शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन बचेगा। अब तो एप्लीकेशन है, देखो भाई क्वेश्चन सीधे तो आया नहीं करते, फिर वो कॉम्पिटिशन किस बात का रह गया अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले गए तो। अगला क्वेश्चन, अगर इसी को इस्तेमाल किया जाता, नहीं इसी का 2nd पार्ट है, अगला पार्ट है, मतलब इसी को इस्तेमाल किया था थर्मोकपल की वोल्टेज मापने के लिए। थर्मोकपल क्या होते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस से वोल्टेज क्रिएट करते हैं। अब इनकी वोल्टेज बहुत कम होती है, उन्होंने खुद लिख भी दिया फ्यू मिली वोल्ट का है, यानी 10⁻³ वोल्ट के आसपास की वोल्टेज मापनी है। तो अगर उसकी वोल्टेज, थर्मोकपल की वोल्टेज इससे मापी जाए तो क्या ये वर्क करता। अब उसका आगे ही बोल रखा था उन्होंने, अगर नहीं करता तो फिर आप क्या चेंज करते। तो इसका मतलब नहीं करता होगा, तब तो चेंज की बात हो रही है। तो पहली बात है करता, लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं देता। ठीक है, पहली बात, ये वर्क करता फ्यू मिली वोल्ट के लिए, लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं देता। क्यों, देखो अब इसने क्या कर रखा है, 2 वोल्ट इस पे बांट रखा है, पूरे पे स्प्रेड कर रखा है। मापना कितना, 10⁻³ वोल्ट के आसपास। तो 10⁻³ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहीं आ जाएगा ना, इतने से में आ जाएगा, बहुत छोटे से में आ जाएगा, 1 पॉइंट के करीब आ जाएगा। यानी L1 लेंथ बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी L1 लेंथ, वो मिलीमीटर से भी छोटा पॉइंट में चल जाएगी। और जितनी वो छोटी होगी उतना ज़्यादा एरर बढ़ जाएगा। मान लो अगर वो हो तो 2 वोल्ट का, उसमें वो माप देगा वो 4 वोल्ट, तो 100% का 200% का एरर आ जाएगा, बहुत भयंकर एरर आ जाएंगे। आप बिल्कुल एक्यूरेटली तो नहीं माप सकते फ्यू मिली वोल्ट को, हाँ माप सकते हो,
उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते आप कि मापेगा नहीं, बैलेंस पॉइंट आएगा लेकिन बहुत कम आएगा, एरर उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, भयंकर एरर होंगे उसके अंदर अगर आपने इसको एज इट इज़ इस्तेमाल किया तो, क्योंकि बैलेंस पॉइंट बहुत करीब आ जाएगा ए पॉइंट के, क्योंकि ये वाला सेल बहुत छोटा आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या करना है, बैलेंस पॉइंट को दूर लेके जाना है, ये तो करना है, क्योंकि जितना बैलेंस पॉइंट दूर जाएगा उतना एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कैसे होगा काम, तो वही कहानी जिससे पहले बात हुई थी, अगर इसने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया 2 वोल्ट में से यही खा जाए 1.9999 वोल्ट, तो उस बेचारे के पास कम बचेगा और वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो बैलेंस पॉइंट है वो दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका टू मेज़र द थर्मोकपल क्या है कि इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाए, ठीक है, टू अटैच ए सीरीज रेजिस्टेंस विद सेल, विद ड्राइवर सेल। तो इस 0.4 ओम के साथ कोई बड़ी सी सीरीज रेजिस्टर अगर आप लगा दोगे हज़ार ओम 2000 ओम का, तो फिर ये काम कर जाएगा, फिर हमारा बैलेंस पॉइंट अच्छा खासा आएगा और हम उसकी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो क्लियर पॉइंट, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन 3.22। आपने देखा बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अब एक और है 3.23। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, मैंने जानबूझ के इसको लिया है। ये क्वेश्चन 2-3 साल पुरानी किताबों में है, नई किताब जो आ रही है एनसीईआरटी की 2 सालों से, उस किताब में टोटल क्वेश्चन 23 हैं, लेकिन जो उससे पहली किताब थी उसमें क्वेश्चन थे 24 क्वेश्चन थे। तो जो 23rd क्वेश्चन था वो अब हटा दिया गया है क्योंकि उसमें गड़बड़ थी, वो बाद में अब उन्होंने नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया। पहले वाली एनसीईआरटी में वो था, तो अब वो जो पहले वाली एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैंने लिया है। उसमें क्या गड़बड़ थी, क्या कुछ केस था, वो मैं सिखाऊंगा कि जो आज अब जो लास्ट क्वेश्चन है या पहला जो लास्ट क्वेश्चन था, यानी अब नया 23rd और पुराने बुक का 24 क्वेश्चन वो सीधा है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस मापने के लिए ही है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मैंने 23 उठाया पुरानी किताब का, और नई किताब में क्वेश्चन नहीं है, तो सुनना ध्यान से क्या है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक ऐसा सेल लगा हुआ था, उसका वोल्टेज क्या था कुछ नहीं बताया गया, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थी वो भी कुछ नहीं बताएगी, और ऐसे एक ए बी वायर थी, जैसे वहाँ सेटअप था नॉर्मल सेटअप पोटेंशियोमीटर जैसा, तो वैसा ही है एक ए बी वायर है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन के लिए, ठीक। आपको बताया ना इसकी 3-4 एप्लीकेशन होती हैं, वोल्टेज ही माप देगा, लेकिन वोल्टेज मापना है तो ऐसे भी यहाँ माप रहा था वोल्टेज, तो वैसे मापेगा। तो क्या क्या बताया था आपको, वही काम ये मीटर ब्रिज वाला भी करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मापता है और वोल्टेज मापता है। वोल्टेज यहाँ पे देख ली हमने, और अब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस लास्ट क्वेश्चन है वो जो आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये तीसरा काम है कि जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका यही एकमात्र क्वेश्चन था, वो भी गलत था और वो भी अब हट गया उसमें से, तो इसलिए अब कर तो कुछ सकते नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए काम आएगा आपके। तो इसमें 2 रेजिस्टेंस थी, ऐसे अटैच थी, एक R ऊपर और एक X नीचे, इनके साथ की अटैच थी, और ये एक इसके साथ एक और जो हमारे पास अननोन EMF था E, उसके साथ एक अटैच था गैल्वेनोमीटर के थ्रू बैलेंस पॉइंट यहाँ पे। तो जैसे नॉर्मल सेटअप होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, वही वाली कहानी है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो नॉर्मल सेटअप होता है सेम है, बस वो सर्किट ऊपर बनता है, थोड़ा नीचे बना है, और एक बदलाव और है, उसमें एक ही रेजिस्टेंस यूज़ होती है, इसमें 2 यूज़ हो रही हैं, कभी ये होगी कभी ये होगी, मतलब की लगा रखी है, एक बार तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो अब उसने क्या कहा कि जब R1 यूज़ हुई जो 10 ओम की थी, R1 की वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू थी 10 ओम, तो R1 हमारा 10 ओम था, R1 की वैल्यू 10 ओम गिवन थी, तो R1 यूज़ हुई 10 ओम वाली, तो बैलेंस पॉइंट आया हमारा 58.3, और जब X कोई अननोन रेजिस्टेंस है जो वैल्यू पता करनी है, जब उसको यूज़ किया गया तो बैलेंस पॉइंट आया 68.5 पे। क्लियर, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद उन्होंने सीधा पूछ लिया कि फिर ये बताओ कि वो X कितना है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, देखना ध्यान से, अगर मैं इस सर्किट का इस्तेमाल करूं, क्योंकि जब R1 काम करेगी सर्किट में अलग करंट होगा, वो करंट होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से E इसका अपॉन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसकी है ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस जिसमें से करंट निकल रहा है, या अगर R1 को इस्तेमाल कर रहे होंगे आप तो ये आ जाएगा स्मॉल r, तो ये होगा I1। और जब आप इसको हटा दोगे, X को यूज़ करोगे, यानी सर्किट सिर्फ इतना बिहेव करेगा, तो करंट हो जाएगा E अपॉन स्मॉल r प्लस X, और वो काम करेगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। तो करंट 2 अलग अलग करंट आएंगे इसमें से, 2 अलग अलग रेजिस्टेंस यूज़ होने से। तो उसके लिए मैंने बैलेंस पॉइंट की कंडीशन लगाई, देखो इसका वोल्टेज ड्रॉप इसके थ्रू चले जाओ या इसके थ्रू चले जाओ, बात तो वही है कि देखो दोनों पैरेलल में लगे हुए ना, ये वाला R और ये वाला नीचे वाला दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, और इसके पैरेलल में लगा हुआ है ये वाला सर्किट यहाँ तक का, तो तीनों पैरेलल में, तीनों की वोल्टेज सेम होगी। तो तीनों मैंने यूज़ किए, पहले मैंने यूज़ किया ये वाला I1R 5L1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ड्रॉप हो रहा है यहाँ का ड्रॉप हो रहा है, सेम होना चाहिए,
वो फाई L1 हो गया, L1 की वैल्यू रख दी। दूसरे केस में I2x, करंट कुछ नया आया, I2x इज इक्वल टू फाई L2 और L2 की वैल्यू रख दी। जब ये वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, तब वो हट गया, वो लग गया, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे वेरिएबल हो गए, I1 नहीं पता, I2 नहीं पता, x नहीं पता, फाई नहीं पता, 4 वेरिएबल हो गए, I1 I2 x और फाई, 4 वेरिएबल हो गए, इक्वेशन 2 है, तो काम तो चलेगा नहीं, और इक्वेशन ढूंढी गई। तो और इक्वेशन मैंने बनाई, अब इसके साथ इस सेल को लगाया, तो E माइनस I1 R, कब, जब ये काम कर रहा था, E माइनस I1 स्मॉल r, इसका ड्रॉप होगा E माइनस R1, जो वोल्टेज कहते हैं, वो फाई इंटू L1 हो गया। फिर मैंने क्या लगाया, जब ये हट गया, ये लग गया था, तो E माइनस I2R फाई इंटू L2, जब ये हट गया था तब ये लग गया था, उस वक्त ये लगी। इक्वेशन हो गई अब 4, लेकिन 2 वेरिएबल और कूद गए, E भी नहीं पता, स्मॉल r भी नहीं पता, वेरिएबल हो गए 6, तो 6 वेरिएबल हो गए। हाँ, इसमें से एक एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि आप अगर स्मॉल r को और E को एक साथ ले जा सकते हो, करके दिखा रहा हूँ मैंने इसको माइनस किया, तो इन दोनों को माइनस किया 1 और 2 को, तो आपको इक्वेशन मिली I2 माइनस I1 R इंटू फाई इंटू L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 हमको मिल जाएगा, यहाँ से 10.2 आ जाएगा, और ये R और फाई इकट्ठे हो जाएंगे। I2 और I2 की वैल्यू मैंने इधर से उठाई और इसमें रख दी, सोल्व किया, तो फाइनली हम इस स्टेज में पहुँचे हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हुए। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फाइनली एक बची है, वेरिएबल 2 बचे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और x। तो इसमें से अगर वो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस देते सेल की, या कोई और इन्फॉर्मेशन देते, तो ये सॉल्व हो जाता, ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसमें गड़बड़ थी, वो बहुत सालों तक क्वेश्चन रहा, लेकिन उसका ना तो कोई एक्सप्लेनेशन थी ना कुछ था, वो ऐसे ही रहा क्वेश्चन। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी क्या गड़बड़ थी, क्या अजम्पशन ले करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैंने उसमें इंक्लूड किया। देखना, अगर कंडीशन ये यूज़ की जाए कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है R और X से, जैसा था नहीं, अगर होता, या यूँ मान लो कि कोई बड़ी सी रेजिस्टेंस यहाँ पर हम अटैच कर देते, यानी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ होती, तो कुछ हद तक आसार बन सकते थे उसके सॉल्व होने के। और वो क्या बनते, अगर ऐसा होता, यानी ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होती, या यूँ समझ लो कि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता, तो फिर I1 I2 अप्रोक्सीमेटली सेम होते, बहुत छोटे छोटे वैल्यू होती, यानी इसमें से बहुत कम करंट अगर ड्रॉ किया रहा होता, तो दोनों की वैल्यू क्या आती, करंट ऑलमोस्ट सेम मान सकते थे। फिर हम अगर उन दोनों करंट को सेम मान लिया जाए, तो फिर ये दोनों जो इक्वेशनें हैं I1 I सेम हो जाएगा, और सिंपल इन दोनों को यूज़ करके आप रेशो लोगे, तो रेशो बन जाएगा R/X 58.3/68.3, सोल्व करके एक्स आएगा 11.75 एग्जैक्ट, जो आंसर दिया हुआ था। तो उसमें एक चीज़ मिसिंग थी, या तो उसके साथ कोई रेजिस्टेंस था जो वो देना भूल गए, छापना भूल गए, या फिर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती कि भाई ये है हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर वो दी भी जाती, कुछ भी वो देते, तो भी 11.75 तो नहीं आना था, तो गलत ही आता। तो मेन चीज़ जो थी उस क्वेश्चन में शायद ये चीज़ मिसिंग थी कि वहाँ पे एक साथ में बड़ी सी रेजिस्टेंस अटैच की गई थी, जैसे यहाँ पे 600 किलो ओम अटैच था, वैसे ही कोई रजिस्टर यहाँ पे जरूर रहा होगा जिसने क्वेश्चन को आसान बनाया, और फिर आंसर आपका आया था 11.75। तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन गलत था, असल में उसमें ये चेंज था जो उन्होंने छाप नहीं रखा था, इसीलिए बाद में उन्होंने क्वेश्चन को ही हटा दिया। NCERT में क्वेश्चन नहीं है, वो नई बुक में क्वेश्चन नहीं है। जो पुराने एडिशन आ रहे हैं, किताब भले ही नहीं हो, लेकिन आपके दुकानदार के पास पुरानी पड़ी होगी तो उसमें मिल सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है उनमें नहीं है। तो ये था हमारे पास 2 क्वेश्चन, 2 के में पोटेंशियोमीटर ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। अब मैं इसमें जो DC पांडे क्वेश्चन है वो स्टार्ट करूँगा। अच्छा, एक बात और भाई, देखो आपको पहले मैंने कहा कि सबसे भयंकर गलती जो एक बच्चा करता है वो यही होती है कि जब साथ साथ टॉपिक चलते हैं तब तो पढ़ता नहीं, 10-5 दिन सोचते छोड़ मौज ले लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लूँगा। भाई 11th-12th वो चीज़ नहीं है। 11th-12th नॉन मेडिकल या फिजिक्स आपके वो खेल नहीं है जो आप बचपन में खेलते थे कि एग्ज़ाम डेज में पढ़ लेंगे, वो बाद काम खत्म हो जाएगा। आप अगर आप गलती कर गए, छोड़ गए, तो फिर वो आप सीख नहीं सकते, बहुत वक्त लगेगा उसको सीखने में। और फिर दूसरी गलती क्या होती है, 10 दिन तो पढ़े नहीं, अब सोचते हैं कि भाई शुरू से स्टार्ट करूंगा, फिर बिल्कुल निचोड़ के डेप्थ में करता चलूँगा, न्यूमेरिकल तो होने नहीं, वह वैसे भी नहीं होता न्यूमेरिकल तो फिर सोचते शुरू से करता चलता हूँ, और फिर उठा करके पहले चैप्टर में घुस जाता है और वहाँ से स्टार्ट करता है। चैप्टर चल रहा है तीसरा, आप कर रहे हो पहला, भाई ज़िंदगी भर नहीं सीख पाओगे, सही बता रहा हूँ। तो फिर तीसरा भी खत्म हो गया, आज तो तीसरा खत्म हो गया, फिर चौथा खत्म हो जाएगा, आप पीछे चलते रहोगे। आपको कितनी बार कहा गया है ये गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर देखो आपने बीच में नहीं पढ़ाई की 10 दिन 20 दिन, तो नुकसान तो है भाई, उठाना तो पड़ेगा ही। मेरा ये कहना कि भाई वो आगे यूज़ नहीं होगा तो बिल्कुल सरासर गलत है। यूज़ तो होगा, यूज़ क्यों नहीं होगा, यूज़ ना होता फिर क्यों पढ़ाया जाता उसको पहले यूज़ होता है तभी पहले पढ़ाया गया है। लेकिन गलती आपने की है, भुगतना आपको पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसमें कम भुगतोगे आप अगर आप करंट टॉपिक करोगे तो,
अगर आप वही करोगे कि शुरू से ही करते हैं, फिर ज़्यादा भुगतोगे, फिर सही बता रहा हूँ, फिर पूरे के पूरे 18 चैप्टर भुगतोगे। अब तो कम से कम 2 ही चैप्टर भुगतोगे। तो अभी तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक आध कोई फॉर्मूला होगा जो यूज़ होगा, वो शायद थोड़ा बहुत साथ में समझ में आ भी जाए, बेसिक थ्योरी होगी। लेकिन अगर आप वही करते रहे फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले बता रहा हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तो नया क्वेश्चन करो। अभी मैं लगभग 5-6 दिन इसमें डीसी पांडे कंप्लीट करूँगा। वैसे तो मैं आज कल ही कर देता, अगली टॉपिक ही स्टार्ट होता मैग्नेटिज्म, क्योंकि इतना ही करना होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लॉकडाउन में फिजिकल क्लास नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं इसमें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, मतलब पूरी डीसी पांडे सोल्व करूँगा। तो लगभग 6-7 दिन और मैं चलाऊँगा इस चैप्टर को। 6-7 दिन में यही चैप्टर करो तो सीख सकते हो, नहीं तो भाई भूल जाना, अगला चैप्टर आ जाएगा, फिर टॉपिक अगला भी खत्म हो जाएगा इन दिनों में। तो क्लियर है, करंट वाला करना है, इसी के साथ में पढ़ते रहो, बस और कुछ नहीं। अब जो आपके पास बुक है उसे क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये एनसीईआरटी खत्म हो गया, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप निपटा लो जो आपकी बुक में जो डिफरेंट थे, मैंने सारे ले लिए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर लो, फिर मैं डीसी पांडे स्टार्ट करता हूँ।